जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है गीताधाम गुरुकुल परिवार में। और हम बात कर रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद और महात्मा गांधी की। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी वकालत करके भारत आते हैं और उसके बाद में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस के सिलसिले में अफ्रीका जाते हैं और वहाँ से भारत आते हैं सन 1915 में। 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और भारत में आकर के अपना प्रचार प्रसार वकालत के रूप में करते हैं। तभी उनको एक सफलता मिली थी चंपारण किसान आंदोलन में, नील की खेती से संबंधित 3 खेतिया पद्धति को उन्होंने समाप्त किया था और इसी की बदौलत महात्मा गांधी जी का वर्चस्व भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगा। हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात हम लोग कर रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास की, और उसमें भारत में राष्ट्रवाद और महात्मा गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है महात्मा गांधी। तो हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के आगे क्या क्या भूमिका रही। जैसा हमने देखा कि सन 1916 के अंदर महात्मा गांधी जी ने चंपारण विद्रोह को समाप्त किया था। इसके बाद में बात करते हैं सन 1918 की। अहमदाबाद गुजरात के पास में, गुजरात में एक खेड़ा गांव है और खेड़ा गांव के किसानों की एक समस्या का समाधान करते हैं महात्मा गांधी जी। इसको खेड़ा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, खेड़ा विद्रोह। एक्चुअल में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी जब गुजरात आए थे वापस चंपारण विद्रोह के बाद में, तो महात्मा गांधी जी का काफी वर्चस्व, व्यक्तित्व गुजरात में फैल चुका था। अब हुआ यह था कि खेड़ा के अंदर अकाल पड़ गया था और इस अकाल के दौरान अंग्रेज सरकार ने किसानों से पूरा लगान वसूल करने की बात कही, लेकिन गुजरात के खेड़ा के किसानों ने कहा कि अकाल पड़ गया है, अनाज का उत्पादन नहीं हुआ है, इस कारण से हम लोग पूरा लगान नहीं देंगे। धीरे धीरे बात बिगड़ गई और अंतिम हथियार के रूप में महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था और गांधी जी जाते हैं खेड़ा सन 1918 के अंदर। तब महात्मा गांधी जी के साथ में वल्लभ भाई पटेल, साथ ही इंदुलाल याग्निक, गांधी जी के साथ जाते हैं और महात्मा गांधी जी ने किसानों और सरकार के बीच में 50% लगान माफ और 50% लगान किसानों को देने के लिए राजी कर दिया और अंग्रेज सरकार को 50% लगान लेने के लिए राजी कर दिया, किसानों को 50% लगान देने के लिए राजी कर दिया और अंग्रेजों को 50% लगान माफ करने के लिए भी महात्मा गांधी जी ने राजी कर दिया। इस प्रकार महात्मा गांधी जी का यह दूसरा किसान आंदोलन जो था, खेड़ा किसान आंदोलन, ये भी सफल हुआ और अब महात्मा गांधी जी धीरे धीरे संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध होने लगे, उनका व्यक्तित्व और वर्चस्व बढ़ने लगा और महात्मा गांधी जी को एक भगवान के रूप में लोग पूजने शुरू कर दिए। इसी बीच एक आंदोलन और आ जाता है सन 1918 का और इस आंदोलन को कहते हैं अहमदाबाद मील आंदोलन। अहमदाबाद मील आंदोलन हुआ यह था कि गुजरात के अंदर सूती वस्त्रों की काफी सारी मिलें थी, जहां पर गुजरात के अहमदाबाद के मजदूर काम करते थे
और उसी समय सन 1918 के अंदर गुजरात के अंदर अहमदाबाद के अंदर एक बीमारी फैल गई थी और इस बीमारी का नाम था प्लेग की बीमारी। कौन सी बीमारी? प्लेग। और इस प्लेग की बीमारी के तहत मजदूर काम पर नहीं जा पाए। तब मजदूरों ने मिल मालिकों से बोनस मांगा कि साहब हम काम पर नहीं आए, हमें बोनस चाहिए, क्योंकि हम बीमार पड़ गए थे, हमारे बच्चे बीमार पड़ गए थे, सो हमें इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, बोनस चाहिए। तब मिल मालिकों ने बोनस देने से इनकार कर दिया और मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में बहुत बड़ा विवाद हुआ और मजदूरों ने अहमदाबाद मिलों के सामने हड़ताल करना प्रारंभ कर दिया, काम पर जाना बंद कर दिया। तब यहां पर मिल मालिक एक जो था जिसका नाम था अंबालाल साराभाई, और अंबालाल साराभाई की एक बहन थी जिसका नाम था अनुसुईया बेन। यह अनुसुईया बहन जो थी गांधी जी की भी बहन थी, धर्मेली बहन थी, यह कह दीजिए धर्म की बहन थी, धर्म बहन। तब महात्मा गांधी जी को अनुसुईया बेन और अंबालाल साराभाई ने इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए आमंत्रित किया और महात्मा गांधी जी इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए गुजरात आते हैं, अहमदाबाद आते हैं और अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में 35% बोनस देने के लिए मिल मालिकों को राजी कर दिया और 35% बोनस लेने के लिए मजदूरों को भी महात्मा गांधी जी ने राजी कर लिया। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी का यह तीसरा आंदोलन भी सफल हुआ और अब महात्मा गांधी जी संपूर्ण भारत में एक बहुत बड़े राजनीतिक नेता के रूप में सामने आए। अब जगह जगह महात्मा गांधी जी को बुलाया गया, वहां पर महात्मा गांधी जी के साथ सभाएं की गई और एक बहुत बड़ी मुहिम रखी कि भारतीय सरकार को, जो तत्कालीन अंग्रेजी सरकार थी भारत की, उसको बाहर कैसे निकाला जाए। इस पर विचार विमर्श होने लगा। अब महात्मा गांधी जी का वर्चस्व तो पूरे भारत में बढ़ ही चुका था और इसी समय अंग्रेजी सरकार ने भी एक कुछ कम कार्य नहीं किया और अंग्रेजी सरकार ने भी एक बहुत बड़ा कार्य कर दिया जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, जैसे हम लोग कहते हैं कि आग में घी डालने का कार्य किया। और अंग्रेज सरकार का यह कार्य आग में घी डालने का कैसे सिद्ध हुआ, सो हम लोग आगे के इतिहास में देख रहे हैं कि सन 1917 के अंदर, सन 1917 में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सिडनी रोलेट। और इस सिडनी रोलेट ने एक अधिनियम बनाया था। इस अधिनियम को रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, रोलेट एक्ट। अब ये सिडनी रोलेट ने सन 1917 में एक अधिनियम बनाया था और ये भारत के अंदर सन 1919 के अंदर ये रोलेट एक्ट जो है लागू हो गया था। अब ये रोलेट एक्ट क्या था? सबसे पहले तो इस रोलेट एक्ट के बारे में जानते हैं कि रोलेट एक्ट क्या था। यह एक्ट ऐसा था जिसके तहत संदिग्ध व्यक्ति को, यानी कि संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया जाएगा और 2 वर्ष तक उसको कारावास में रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा, जिसकी न तो कोई अपील होगी, न उसका कोई वकील होगा, ना तो कोई अपील, ना उसका कोई वकील और ना ही कोई दलील इस कानून के लिए होगी। यानी कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जिसको शंका के आधार पर, संदिग्धता के आधार पर अंग्रेजी सरकार गिरफ्तार कर लेगी,
2 वर्ष तक ना तो कोई उसका वकील होगा, ना कोई दलील होगी, ना कोई उसकी अपील होगी। 2 वर्ष तक तो उसको जेल में रहना ही रहना था। और इस प्रकार का ये कानून जो था बड़ा ही दुखद कानून के रूप में सिद्ध हुआ। और इस कानून को भारत के अंदर जो है भारतीय नेताओं ने इसको काला कानून की संज्ञा दी। काला कानून। आपसे पूछा जाए भारत में काला कानून किसको जाना जाता, किस अधिनियम को जाना जाता है, तो आपको बताना है सन 1919 का रोलेट एक्ट को भारत के अंदर काला कानून कहा जाता है, क्योंकि संदिग्धता के आधार पर न तो इसकी कोई अपील होती थी, ना कोई इसका वकील होता था, और ना ही इसकी कोई दलील होती थी। इस कारण से इस कानून को जो है काला कानून की संज्ञा दी गई थी। अब हुआ यह था सन 1919 के अंदर इसी काला कानून के विरोध में महात्मा गांधी जी ने और कई सारे नेताओं ने जगह जगहों पर सभाएं एकत्र की गई, विचार विमर्श किया गया, और इसी के तहत इसी घटना के अंदर बात करते हैं एक डेट की, और इस डेट का नाम है, दिनांक का नाम है 13 अप्रैल 1919। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक छोटा सा टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इसको जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 एक त्यौहार था, और इस त्यौहार का नाम था बैसाखी, जो सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है। और इस दिन पंजाब के अमृतसर में, पंजाब प्रांत के अमृतसर के अंदर जो गुरुद्वारा है, और इसी गुरुद्वारे के अंदर सभी सिख लोग जो है बैसाखी के दिन माथा टेकने के लिए इस गुरुद्वारे के अंदर आते हैं, और सभी इस दिन जो है अमृतसर में एकत्रित हुए। और इसी अमृतसर के अंदर एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पर एक सभा आयोजित की गई, शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, और तकरीबन 1500-2000 के आसपास वहाँ पर व्यक्ति उस सभा में मौजूद थे, और वहाँ पर सभा आयोजित हो रही थी। अब ये सभा आयोजित क्यों हो रही थी? क्योंकि 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इन दोनों ने जब रोलेट एक्ट का विरोध किया था, तब अंग्रेज सरकार ने सैफुद्दीन और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। तभी इस अमृतसर के अंदर इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा, शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई। तब एक अंग्रेज अधिकारी था जो प्रांत का गवर्नर हुआ करता था, और प्रांत का गवर्नर था जिसका नाम था आपके वाइसराय, जिनका नाम था जनरल डायर, जनरल ओ, जनरल आर डायर। जनरल आर डायर व्यक्ति जो था जिसने जनरल ओ डायर को आदेश दिया कि इस शांतिपूर्ण चल रही सभा को आपको केवल भंग करना है, इनको लोगों को वहां से हटाना है। तब जनरल ओ डायर वहां जाता है, और ये इस प्रकार का, ये जलियांवाला बाग है, मान लीजिए ये इस प्रकार का, और ये इसका एक गेट है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, भाषण दे रहा है, और ये सभी व्यक्ति इनके इस भाषण को शांतिपूर्ण ढंग से सुन रहे हैं। तभी यह व्यक्ति आता है जिसका नाम है जनरल ओ डायर, और यह आता है और यहाँ से बंदूक से अपने साथियों के साथ आता है, और इस गेट को रोक लेता है, और इन व्यक्तियों पर जो है गोलियां बरसाना प्रारंभ कर देता है। बिना किसी सूचना के इस जलियांवाला बाग के अंदर काफ़ी सारी गोलियां बरसाई गई। कहते हैं कि तकरीबन 1600 गोलियों का राउंड हुआ था, और अंग्रेजी सरकार की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 379 व्यक्ति मारे गए थे,
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 800 से लेकर के 1000 के बीच में इस जलियांवाला बाग के अंदर व्यक्ति मारे गए। तो कह सकते हैं कि इस जलियांवाला बाग का ये जो हत्याकांड था बहुत ही भीषण घटना थी, और इस भीषण घटना के अंदर काफ़ी 800-900 व्यक्ति मारे गए। और कहते हैं कि गोलियां इतनी तेजी से बरसाई गई, इतनी जल्दी बरसाई गई कि लोगों को भागने तक का समय नहीं मिला। कई लोग तो वहां पर बने हुए कुएं में अपनी जान बचाने के लिए कूद गए, और कई व्यक्ति यहां पर मारे गए, और कई तो लोगों के पैरों तले कुचले गए। ये भीषण नरसंहार देख करके महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, शंकर नायर जैसे हमारे बहुत बड़े भारत के नेताओं का हृदय पिघल गया, और इस घटना को भारत के इतिहास के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं कि इस घटना के बाद में क्या होता है, कि सबसे पहले बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन जो लिखा है, आनंद मठ जो लिखा था, जनगण मन जो राष्ट्रगान लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। शंकर नायर जो वाइसराय के कार्यकारिणी सभा के सदस्य थे, इन्होंने इस कार्यकारिणी सभा से इस्तीफा दे दिया, और काफ़ी सारे लोगों ने इस नरसंहार का भारी विरोध किया, इस्तीफा दे दिया। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो भीषण घटना थी, और इस भीषण घटना को देख करके प्रत्येक भारतवासी का दिल पिघल गया, हृदय पिघल गया, और लोगों को रोने के अलावा और कोई नहीं सूझा। तब अंग्रेजी सरकार ने इस भीषण नरसंहार घटना के बाद इसकी जांच के लिए एक कमेटी आयोजित की गई थी, और इस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी के अंदर कौन कौन से व्यक्ति थे? सबसे पहले हंटर, अंग्रेज अधिकारी, उसके बाद में राइस, उसके बाद में रेक्सन, उसके बाद में जगत नारायण, सुल्तान खान और शीतलवाड़। ये कुछ व्यक्ति थे जो हंटर कमेटी के अंदर सदस्य थे, और इन व्यक्तियों ने, हंटर कमेटी ने जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया, और निर्दोष साबित करके इसको लंदन भेज दिया। और जब यह जनरल डायर लंदन गया था, तब इसको लंदन की पार्लियामेंट जो संसद है वहाँ पर इसको 5000 पाउंड से सम्मानित किया गया, और इसको उपाधि दी हिंदुस्तान का शेर, क्योंकि इसने हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी व्यक्तियों को मारा था, इसलिए इसको हिंदुस्तान शेर, ये हिंदुस्तान की उपाधि इसको दी गई। देखिए अंग्रेजों के कितने दुष्कार्य आप लोगों के सामने हैं, कि एक तो उन्होंने 800-900 व्यक्तियों को भारत में मारा, फिर उसको लंदन जाने पर 500 पाउंड मुद्रा जो वहाँ की है उसको, वो 5000 पाउंड उसको इनाम में दिए गए, और हिंदुस्तान केसरी या हिंदुस्तान शेर की उपाधि उसको दी गई। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि अंग्रेज हमारे साथ कैसा और क्रूर व्यवहार कर रहे हैं। तो देखिए, जो तो हमको मार रहे हैं उनको उपाधियाँ दी जा रही, इनाम दिए जा रहे, फिर भी हमारे भारत के कुछ तत्व ऐसे हैं जो हम लोग कह सकते हैं जो हमारी भारत के साथ नहीं है, और वो अंग्रेजों के साथ हैं। वो अंग्रेजों के साथ रहकर इतना भीषण नरसंहार होने के बाद भी वो अंग्रेजों के साथ रहते हैं, तो वो भारत की बहुत बड़ी बदकिस्मती रही होगी। लेकिन जिन जिन व्यक्तियों ने इस भारत की आज़ादी में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने शरीर का खून सींचा है, शरीर का खून दिया है, और इस भारत को आज़ादी दिलाई है, हम सभी उन वीरों को सत सत नमन करते हैं, और आशा करते हैं कि ऐसे और वीर भारत में जन्मे। और इस भारत के अंदर वर्तमान में गुलामी तो नहीं है, लेकिन हमारे कुछ
जो करप्शंस है, जो भ्रष्टाचार हैं, उस भ्रष्टाचारों को समाप्त करें, इन प्रकार के बने गए सिस्टम को समाप्त करें, आतंकवाद को समाप्त करें। ऐसे वीरों का जन्म हो भारत में, और हम सभी पढ़े लिखे लोग जो विद्वान हैं, हम ऐसे व्यक्ति बने। गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य, लाला लाजपत राय वगैरह वगैरह जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने इस भारत की आज़ादी में अपना सब कुछ वर्चस्व, सब कुछ जो न्यौछावर कर दिया, हम सब उन वीरों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि आप और हमारी धरती पर आए और हमारे आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसे इस प्रकार के इन सिस्टम को समाप्त करें। आगे हम बात करते हैं कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में भारत के अंदर एक और, अब महात्मा गांधी जी एक बहुत बड़ा आंदोलन लेकर के आ रहे हैं, और उस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। तो हम असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी का पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले महात्मा गांधी जी को लगता है कि भारत के अंदर एक और तबका निवास करता है जिसका नाम है मुसलमान, इस्लाम। अगर ये मुसलमान लोग भी भारत की आज़ादी में सम्मिलित हो जाए तो भारत की जो क्रांतिकारियों की जो ताकत है वो दुगनी हो जाएगी। तभी महात्मा गांधी जी ने भारतीय मुसलमानों को साथ लेने के लिए एक आंदोलन चलाया था, और इस आंदोलन का नाम है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था सन 1920 के अंदर। और इस आंदोलन के दो बड़े नेता थे जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली जो थे, ये इस खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे। इन दोनों को महात्मा गांधी जी ने समझाया, और इन व्यक्तियों ने भारत की आज़ादी में योगदान दिया और महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसी आंदोलन को हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब बनी है यहाँ पर खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी, इस खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे महात्मा गांधी बने थे। और आपको पूछ लिया जाए खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। और खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख बड़े नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों थे। यह आंदोलन कब चला था? सन 1920 में चला था। अब ये चला कैसे था कि महात्मा गांधी जी ने मुसलमानों को कहा कि अंग्रेज हमारे लिए बहुत बड़े नासूर हैं, इन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिया जाए। तो कुछ हद तक तो मुसलमान तैयार नहीं हुए, लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने कहा कि प्रथम महायुद्ध हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और इसकी 1919 की एक शांति सम्मेलन हुआ था, शांति संधि हुई थी, पेरिस शांति सम्मेलन। और इस पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर एक संधि हुई थी जिसको वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है विश्व इतिहास में, वर्साई की संधि। और ये वर्साई की संधि हुई है सन 1919 के अंदर। इस वर्साई की संधि के तहत हुआ क्या था कि एक देश जो था धुरी राष्ट्र जिसका नाम था तुर्की, और तुर्की जो था वो मुस्लिम कंट्री था, मुस्लिम देश था, और इस तुर्की का विभाजन कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा, लंदन द्वारा। साथ ही तुर्की का जो खलीफा था, इस खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, और कहा कि देखो तुम्हारे खलीफा का पद समाप्त कर दिया है अंग्रेजों ने, और तुर्की का विभाजन कर दिया है, तो अंग्रेज हमारे लिए खराब हैं। तब इस बात को लेकर के शौकत अली और मोहम्मद अली मुसलमानों को साथ लेकर के महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं, और इसी मुसलमानों के आंदोलन को भारत के इतिहास में खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये खिलाफत आंदोलन चला था महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ में, और खिलाफत कमेटी जो बनी थी जिसके अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी। तो आगे बात करते हैं कि इसी के तहत एक व्यक्ति थे मुसलमान नेता जिनका नाम था मुगल कलाम आज़ाद व्यक्ति थे जिन्होंने दो समाचार पत्र निकाले थे जिनका नाम था अल हिलाल और कामरेड। ये दोनों के दोनों समाचार पत्र जो है कलाम आज़ाद के हैं। अल हिलाल और कामरेड समाचार पत्रों के माध्यम से ये कलाम आज़ाद ने संपूर्ण मुसलमानों को, भारतवासियों को असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, और इसी के तहत महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन
शुरू होता है, जिसकी विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे कि खिलाफ असहयोग आंदोलन क्या था, कब था, हुआ था, कैसे हुआ था और इसमें मुसलमानों का भी क्या योगदान था और अन्य वर्गों का क्या योगदान था। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी सुखी रहें, हम ऐसी मंगल कामना करते हैं। जय श्री कृष्णा।